फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो पहला पॉइंट है नंबर 1 वो टाइमिंग है। जो फर्स्ट पे है क्लास की टाइमिंग के वाले से, अभी चूंकि हमारे फाइनल वाइवाज नहीं आए हैं, कोई शेड्यूल उसका आया नहीं है, तो जो टाइमिंग हमारी होगी आज तो वैसे समझ लें कि एक ये जो है ना वो इंट्रोडक्शन ही है। अभी हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं है। रेगुलर हमारी जो क्लासेस होंगी वो जब शेड्यूल आ जाएगा तब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। वो मतलब ये कह लें कि जब आफ्टर शेड्यूल या जैसे ही शेड्यूल का पता चलता है फाइनल वाइवा का। मैं जस्ट आप लोगों के लिए ये सारा टाइटल लिख दे रहा हूँ। मतलब जो टाइमिंग है वो जो होगी, जो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी डेली बेस पे, वो इंशाल्लाह फाइनल वाइवा का जब शेड्यूल आएगा उस वक्त डेली बेसिस के ऊपर रखेंगे। तो तब हम कोशिश करेंगे कि ये 7 बजे से लेके 10 के दरमियान इसको सेट किया जाए। तब डेली 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। वो 7 से 8 भी हो सकती है, वो 9 से 10 भी हो सकती है, या फिर 10 से 11 भी हो सकती है। कोई एक टाइम जो है ना वो हम डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा हमारा टॉपिक है लेक्चर्स के हवाले से। अब या तो मैं स्टूडेंट्स को अब इनरोल करता रहूँ यार, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दिए थे, कुछ नोट्स दिए थे और उसके अलावा लिंक्स दिए थे। नोट्स एंड लिंक्स, जो वो वाले लिंक्स थे जो आप लोगों को लिंक दिए थे उनके अंदर वाइवा का मतलब कि मेन तो उसके अंदर ये फोकस था, फाइनल वाइवा के हवाले से ही बताया गया था। फाइनल वाइवा क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेक्चर्स फॉर फाइनल वाइवा पहले कुछ इस तरह से होता था कि जो है ना वो अलग अलग वाइवाज होते थे। टेस्ट फेज, पहले टेस्ट फेज होता था जो थर्ड असाइनमेंट है उसका नाम। उसके अलावा जो है ना वो प्री फाइनल वाइवा होता है, और प्री फाइनल वाइवा के बाद जो है ना वो फाइनल वाइवा होता था। तो अभी आप लोगों का जो है वो फाइनल वाइवा ही होगा, कंबाइन वाइवा होगा एक साथ। उसके अंदर प्री फाइनल और फाइनल दोनों इकट्ठे होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था फाइनल वाइवा के हवाले से। फाइनल वाइवा जो पहले होता था उसके अंदर जस्ट प्रेजेंटेशन होती थी, और प्री फाइनल वाइवा होता था उसके अंदर जो है ना वो जस्ट कोडिंग होती थी। अभी वीजू ने आके जो है ना वो इसका सिस्टम चेंज कर दिया, प्री फाइनल और फाइनल वाइवा कंबाइन कर दिया। अभी आप लोगों का प्रोटोटाइप फेज का वाइवा कंप्लीट हो चुका है, सबके वाइवास डन हो चुके हैं। उसके अलावा सबमिशन भी हो चुकी है फाइनल डिलीवरेबल की, जो कि आपकी लास्ट असाइनमेंट है। अब नेक्स्ट आप लोगों का होगा एक फाइनल वाइवा, जो एक ही रहता है। उसके बाद आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा डन और रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आप लोगों का होगा ग्रेड बुक में CS619 के साथ, वो आपकी CGP शो होगी लास्ट सेमेस्टर की बुक्स के साथ। अब ये जो वाइवा होगा इसके अंदर क्या क्या होगा, फाइनल वाइवा में क्या क्या होगा। नंबर 1, प्रोग्राम रन करना है। प्रोग्राम रन करना मुराद ये कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट सबसे पहले रन करके दिखाना है। प्रोजेक्ट रन करना है जिस तरह से आप लोगों ने लास्ट वाइवा के अंदर आप उन्होंने मतलब कि आप लोगों ने प्रोग्राम रन करके दिखाया था। ये क्या उसको बोलते हैं, प्रोटोटाइप फेज में आप लोगों ने टीचर को इस तरह डिस्प्ले करवा। सेम इसी तरह से वाइवा होगा, इसी तरह स्काइप के ऊपर ही होना है। आप लोगों को शेड्यूल आएगा, LMS के ऊपर भी आ सकता है, और आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी आ सकता है। उसके अंदर आप का नाम तो खैर नहीं आएगा, लेकिन आपकी ये स्टूडेंट आईडी होगी, और कब आपका वाइवा होगा, सुपरवाइज़र कौन होगा, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन होगा।
जो फाइनल वाइवा होता है उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होता है और आपका सुपरवाइज़र भी होता है। फाइनल वाइवा के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि प्रोग्राम रन करवाया जाएगा, उसके अलावा जो है वो प्रेजेंटेशन भी होगी और उसके साथ क्या उसको बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट का भी पूछा जाएगा। क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट रन करवाया जाएगा फाइनल वाइवा में, उसके अलावा प्रेजेंटेशन होगी और उसके अलावा जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट के हवाले से भी पूछा जाएगा, उसके हवाले से भी क्वेश्चन होंगे जो आपका नेक्स्ट वाइवा होगा। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट आपसे रन करवाया जाएगा, प्रोजेक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपने उसी तरह से एक्सप्लेन करनी है जिस तरह से लास्ट वाइवा के अंदर की थी। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 1 बाई 1 आप लोगों को जो है ना वो प्रोजेक्ट रन करवाऊंगा। अभी मतलब कि जैसे आगे शेड्यूल हमारा बनता है उसके ही अकॉर्डिंग 1 बाई 1 करवाता जाऊंगा। फाइनल वाइवा चूंकि अभी थोड़ा सा लेट है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। होपफुली कि ये 10 फरवरी के बाद इसका शेड्यूल आ जाए, नहीं तो ये आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसके बाद आ जाएगा। तो लिहाजा इसके लिए आपके पास जो है ना काफ़ी सारा टाइम होगा। आज मुझे एक ग्रुप के अंदर जो है ना एक स्टूडेंट ने वॉइस नोट भी भेजा है किसी सुपरवाइज़र का। तो सुपरवाइज़र इसी यही कह रही थी कि जो फाइनल वाइवा है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद ही मे बी कंडक्ट हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जिनके फाइनल वाइवास थे वो फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद कंडक्ट हुए थे, रीशेड्यूल होते होते 3 दफ़ा पोस्टपोन हुआ था, तो वो फिर आगे फाइनल वाइवा फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद लेके गए थे। तो होपफुली कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, फाइनल एग्ज़ाम्स के कुछ दिन बाद ही होता है, मतलब बीच में काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। तो आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम होगा, कोडिंग को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन को भी तैयार कर सकते हैं और उसके अलावा फेवरेट सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रन करवाया जाएगा, उसके बाद कोडिंग उसमें से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जिस तरह से बाइक्स एंड ये बाइक्स ओन है आपका प्रोजेक्ट है, उसको रन करवाया जाए। अगर हम उसको करें कि उसके अंदर जितने भी पैनल्स हैं वो अपने एक्सप्लेन करने हैं या जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसके वाले से उसके अंदर टास्क करवा सकते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दें, कोई ऑर्डर प्लेस करके दिखा दें, ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद कोडिंग के वाले से क्वेश्चंस होंगे। कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जिस तरह से आपको पहले रेफरेंस दिया है प्रोटोटाइप फेज वाइवा का, इसी तरह से प्रोटोटाइप फेज वाइवा के वाले की तरह ही इस वाइवा में ही कोडिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें से क्वेश्चन जो आपके पास हो सकते हैं वो आपके पास क्या उसका नाम बोलते हैं HTML के कोडिंग क्वेश्चंस, HTML, CSS एंड PHP, डेटाबेस। ये जो HTML है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर पूछा जाता है उसका क्या उसको बोलते हैं कि फॉर्म्स के वाले से, फॉर्म में से क्वेश्चन हो सकता है। फॉर्म जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो न्यू बटन ऐड करके दिखा दें, कोई एक न्यू इनपुट फील्ड ऐड करके दिखा दें, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा टेबल में जो है ना वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई न्यू रो ऐड करके दिखा दें, न्यू कॉलम ऐड करके दिखा दें। इस तरह से TR क्या होता है, TD क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। CSS के जो क्वेश्चंस होते हैं, CSS के जो है वो क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं जी, बैकग्राउंड कलर ये चेंज करके दिखा दें, मोस्टली इसके बारे में पूछा जाता है। और PHP के जो क्वेश्चंस होते हैं वाइवा के अंदर, क्यूरीज ये तो लाजमी होते हैं ना, क्यूरीज के बारे में तो लाजमी पूछा जाता है, ये तो मस्ट है। ये मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो उस मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, बल्कि हो सकती नहीं हो होती भी हैं। जो प्रीवियस वाइवाज हुए हैं उनमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं। क्यूरीज, सिंटैक्स, सिंटैक्स से मुराद ये है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अलावा सेमीकोलन किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं एंड पे, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, इको स्टेटमेंट है, इंक्लूड स्टेटमेंट है, इंक्लूड किस लिए यूज़ करते हैं, इको किस लिए यूज़ करते हैं, ये पूछ सकते हैं। फंक्शंस जैसे इस सेट फंक्शन है ये किस लिए यूज़ होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं।
उसके अंदर मेथड्स हैं कि इस पोस्ट मेथड किस लिए होता है, उसके अलावा गेट मेथड किस लिए होता है। तो ये चीज़ें होती हैं क्लासेस के वाले। क्लासेस पीएचपी की जो क्लासेस होती हैं उनके जो क्वेश्चंस वो होते हैं अगर किसी का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बना हो। क्लासेस जो होती हैं वो होती ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर है। आप लोगों ने CS304 एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर का होगा, MCS वालों का या MIT वालों का, या BSCS वालों का थी। CS304 अमूमन MIT, MCS, BSIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSCS वाले सारे ही पढ़ते हैं जितने भी CS के स्टूडेंट्स हों। तो उसके अंदर ये टॉपिक आता है क्लासेस का। तो ये PHP के अंदर भी यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी जो कोडिंग है, जो प्रोजेक्ट हमने जिस कोडिंग के ऊपर किया उसके अंदर हमने क्लासेस नहीं यूज़ की। हमने यूज़ किए हैं फंक्शंस और वेरिएबल्स के ऊपर हमने सारा काम किया और साथ काम हमने करवाया क्यूरीज़ का। तो आप लोगों से जस्ट क्यूरीज़ का ही पूछा जाएगा। क्यूरीज, सिंटैक्स, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और डेटाबेस के अंदर जो है वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये हो गया क्रिएट, डिलीट, अपडेट। मतलब ये चीज़ें हो गई। वो ये कह सकते हैं कि नया डेटाबेस क्रिएट करके दिखा दें, उसके अलावा डेटाबेस के अंदर न्यू टेबल ऐड करके दिखा दें, उसके अलावा जो रोज़ हैं उनको अपडेट करके दिखा दें, कोई यहाँ से रो डिलीट करके दिखा दें और जो उसके अंदर डाटा है वो आप डिलीट करके दिखा दें, या कोई नई चीज़ ऐड करके दिखा दें। ये चीज़ें इसमें से डेटाबेस में से पूछी जा सकती हैं। नौरीन आपसे इसलिए पूछी गई थी कि वो मैम ने क्लासेस का ही जिक्र किया था ना PHP का, तो आप वहाँ से ये कह सकते हैं कि मैम या सर मैंने जो कोडिंग की है वो क्लासेस के ऊपर नहीं की है, मैंने फंक्शंस यूज़ किए हैं। वो कह सकते हैं हाँ जी कौन से फंक्शन यूज़ किए, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं इस सेट का फंक्शन है $$, $$पोस्ट, ये वाले जो ना वो आप कह सकते हैं ये वाले फंक्शंस यूज़ किए हैं और क्यूरीज मैंने यूज़ किए हैं और वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। मतलब कि जो जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो कोडिंग यूज़ हुई है उसके बारे में बता देना है। $, अगर इसके साथ जैसे कि ये आपके पास लगा हो कुछ इस तरह से हो $, कौन, तो ये आपका वेरिएबल होगा। तो $_गेट ये आपका फंक्शन होगा। तो इस तरह से मतलब आप उनको बता सकते हैं। क्यूरीज हैं, क्यूरीज जैसे कि अब सेलेक्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, ये एक मैंने आपको डेमो दिया है, मतलब एक एग्जांपल दी है। ये डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए 4 क्यूरी तो यूज़ होती हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यहाँ पे फिर कॉलम्स नेम आते हैं, फिर वैल्यूज़ आगे हम लिखते हैं जो भी वैल्यूज़ देनी होती हैं। अपडेट की क्यूरी लिखनी हो तो उसके अंदर जो है वो अपडेट, आगे टेबल का नेम आता है। सेट मतलब कि जो भी आपने जो कॉलम आपने चेंज करना हो, और आगे फिर वेयर कंडीशन लगाते हैं, इस आईडी के अगेंस्ट आपने वैल्यू अपडेट करनी होती है। और जो डिलीट की क्यूरी होती है वो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे यूज़र्स है वेयर आईडी, मतलब आगे फिर आपने वो वेरिएबल आ जाएगा कि कौन सा, या 1 है या 2 है, डायरेक्ट जो भी देते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रोबात पूछ रहे हैं कि वेरिएबल और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल का मैंने आपको यही बताया, वेरिएबल जो होते हैं वो $$ के साथ डिफाइन होते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं वो $_, मतलब ये है कि वो सिंपल है, ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ यूज़ हो रहे हैं। सुपर ग्लोबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये डिफरेंस है इनके दरमियान। $, कौन, मैंने एक जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक आपको एग्जांपल दिया है कि वेरिएबल अगर आपने बनाना है तो वो $$ के साथ बनाते हैं। ये एग्जांपल है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आप लोगों को ये एग्जांपल दी है कि अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो अपने नाम का भी कर सकते हैं, XYZ भी हो सकता है, कौन भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कोई भी आप वेरिएबल जो है ना वो बना सकते हैं किसी भी नाम का। तो यहाँ तक ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दी हैं कोडिंग वाले क्वेश्चंस की, इस तरह से कोडिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की कोडिंग के ऊपर। कोई एक फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं,
जी PHP के अंदर जो है ना वो डॉलर साइन ही यूज़ होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप आपसे ये कहा जा सकता है कि कोई एक फाइल ओपन कर लें, जैसे रजिस्टर डॉट पी फाइल है, वो कहते हैं कि रजिस्टर डॉट पी फाइल ओपन करें, इसके अंदर लाइन नंबर फलां के ऊपर चले जाएं, लाइन नंबर 20 के ऊपर चले जाएं, इस पे कौन सा कोड है। अमूमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो PHP के कोड के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जहाँ पे अगर रजिस्टर डॉट पी फाइल ओपन करवाई जाती है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और जैसे ये रजिस्टर डॉट पी फाइल मेरे पास है, ये मैंने ओपन कर दी है। इस तरह से आपने फाइल ओपन कर देनी है। फाइल्स आप लोगों की पड़ी होनी है, जैम वाला फोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs के नाम से फोल्डर होगा, और उसके अंदर फिर जो आपके प्रोजेक्ट का नेम फोल्डर होगा उसके अंदर फाइल्स पड़ी होंगी। जैसे कि ये एक मेरे पास फाइल ओपन है, इसके अंदर वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि जी लाइन नंबर 44 के ऊपर कौन सी क्यूरी लगी हुई है। एक बात मेक श्योर करें कि 4 क्यूरीज हैं, और जहाँ जहाँ क्यूरी अप्लाई हो रही होती है हमेशा जो क्यूरी है वो अपने नाम के साथ स्टार्ट होती है। जैसे ये सिलेक्ट की क्यूरी है तो सिलेक्ट ईमेल, मतलब कि ये उसके वो दिए गए कॉलम नेम। स्टैरिक हो तो फिर वो ऑल होता है। अगर आप मेंशन करें कि सिलेक्ट ईमेल के, ये जो सिलेक्ट की क्यूरी है तो ये यूज़र्स के लिए है, मतलब सिलेक्ट की क्यूरी जिसके ऊपर हम यूज़र्स के टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें से सिर्फ ईमेल चेक करें। और उसके बाद नीचे ये इंसर्ट की क्यूरी है। अमूमन उनके क्वेश्चंस क्यूरीज के ऊपर होती हैं, हाँ, कि ये कौन सी क्यूरी लगी हुई है, यहाँ पे कौन सी क्यूरी लगी हुई है। जैसे वो क्वेश्चन होता है कि लाइन नंबर 71 के ऊपर कौन सी क्यूरी लगी हुई है, तो आपने बताना है कि सर यहाँ पे जो है ना वो इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन होता है कि इंसर्ट की क्यूरी यूज़ किस लिए करते हैं, तब फिर आपने बताना है कि इंसर्ट की क्यूरी जो है वो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेलेक्ट की क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट की क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए। अपडेट की क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को एडिट करने के लिए। इस तरह के जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा लूप्स के वाले से होता है। लूप हमने वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल लूप जो है ना वो हमें एक सीक्वेंस वाइज डाटा डिस्प्ले करवाता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक डाटा हमारे पास सीक्वेंस वाइज ही डिस्प्ले होगा। और उसके अलावा फॉर लूप है, वो तो एक उसके अंदर भी इसी तरह से होता है कि मतलब आपने एक कमांड दे दी गई है, आपने ये कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो खुद ही नंबर चला दे, जैसे कि काउंटिंग है, या आपने कुछ और नंबर प्रिंट करवाने हो तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। चेक वेरिएबल का क्या पर्पज़ है? चेक वेरिएबल, अब ये चेक वेरिएबल तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, डॉलर साइन चेक होता है। ये मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि वेरिएबल किसी भी नाम का आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने नाम का भी वेरिएबल रख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये जो है ना फाइल, ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है, यहाँ पे XYZ भी आ सकता है। जैसे ये है, ये CC, ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल कोई कोई भी आप रख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि कोई ये डॉलर साइन चेक है क्या, इसको ये नहीं कहते, ये वेरिएबल है, लिहाजा इसको हमने नाम दे दिया है वेरिएबल। डॉलर साइन अली भी रख सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है वो जब ये फाइल्स का हो जाता है, अब डिपेंड करता है कि इस वाइवा के अंदर आपके टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कितने उसमें रॉन्ग होते हैं। वो तो आगे फिर सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका रिजल्ट कैसा करता है। अगर तो आपको क्लियर कर देता है कि हाँ जी ठीक है, आपने क्वेश्चंस ठीक कर दिए हैं, प्रोजेक्ट भी ठीक आपने रन कर दिया है, तो फिर आपको नेक्स्ट वो कहता है कि अपनी प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करें। प्रेजेंटेशन फाइल ओपन कर देनी है। फिलहाल काइंडली कोई भी क्वेश्चन ना करें आप लोग, अगर इस तरह से कमेंट्स करेंगे तो फिर बीच में डिस्ट्रॉशन टूट जाता है जो चीज़ें मैं करवाना चाह रहा हूँ। फिलहाल जो सीक्वेंस है उसको बरकरार रखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। मैं आप लोगों को खुद कहूँगा कि क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये बाइक जोन का प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे मैंने एक ये प्रेजेंटेशन फाइल ओपन कर लेता हूँ। वो कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करें। प्रेजेंटेशन फाइल आपने ओपन कर दी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके जब अपना ये मैंने आप लोगों को लेक्चर भेजे हैं उसके अंदर भी इसके बारे में बताया हुआ है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन फाइल आपने ओपन कर दी है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम बता दिया, अपना नेम बता दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देना, अपनी वर्डिंग में दे सकते हैं और यहाँ से पढ़ के भी दे सकते हैं। वैसे भी तो जब आप इसको ओपन करें तो हमेशा फुल
व्यू में ओपन करें जब आपने वाइवा देना है। स्लाइड शो भी कर सकते हैं, इंटर करते जाएं। सबसे पहले आपके पास ये व्यू प्रोसेस मॉडल आता है। व्यू प्रोसेस मॉडल के हवाले से मैंने कुछ लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह आप बता सकते हैं कि a combination of waterfall model and spiral model is called VU process model. A combination of waterfall model and spiral model is called VU process model. उसके बाद ये अपने डेफिनेशन बता देनी, उसके बाद फिर वो उन्होंने ये पूछना है कि इसके अंदर होता क्या क्या। ये फिर जितने भी स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, ये जो लिखा हुआ है आपने एज इट इज़ ही आप यहाँ से देख के एक्सप्लेन कर देना है। ये आप लोगों के पास डिफरेंट डायग्राम्स आपके पास होंगी आपकी ये प्रेजेंटेशन फाइल में। तो जिस तरह से उसके ऊपर लिखा होगा आपने एज इट इज़ पढ़ के जो है ना उनको सुना देना है। और वैसे भी अब तक तो खैर आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, तैयारी इसकी अच्छी होनी चाहिए, ज़बानी भी आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम में क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे एक्टर्स कितनी किस्म के हैं, एक्टर्स कौन से हैं, यूज़ केसेस कौन से हैं, उसके अलावा रिलेशंस इसमें कितनी किस्म के होते हैं। तो आपने बताना है कि ये जो गेस्ट यूज़र हो गया, रजिस्टर्ड यूज़र है और एडमिन, ये हमारे एक्टर्स हैं। और ये जो साइन अप है, चेकआउट है, लॉगिन है, सर्च आइटम्स है, व्यू आइटम्स है, ये यूज़ केसेस हैं। और ये जो इंक्लूड और एक्सटेंड, ये हमारे रिलेशंस हैं। यूज़ केस डायग्राम के अंदर अमूमन दो किस्म के रिलेशन होते हैं, एक इंक्लूड का और एक एक्सटेंड का। एक तो ये कि आपने इसका जब प्रेजेंटेशन का वाइवा देना है, मैंने बताया था कि फुल स्क्रीन करना है। इसके बाद जो है वो यूज़ केस डायग्राम के बाद ये बिजनेस कैटालॉग है। ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं प्रोजेक्ट की, इसके बारे में तो नहीं बताया जाता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, ये डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स होती हैं। टोटल तो वैसे ये 3 लेयर्स होती हैं। रिप्रेजेंटेशन लेयर होती है, बिजनेस लॉजिक लेयर होती है और डाटा एक्सेस लेयर होती है। इसको एप्लीकेशन लेयर भी कहती हैं, डाटा एक्सेस लेयर भी कहती हैं। 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, GUI। जो सेकंड लेयर होती है उसके अंदर लॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस इसके अंदर वर्किंग करती हैं। जैसे कि अब हमने प्रोजेक्ट PHP के अंदर बनाया है तो हमारे पास PHP वर्किंग कर रही है। इसकी इसी तरह से जावा भी होती है, .NET, C#, ये लैंग्वेज भी यूज़ होती हैं सेकंड लेयर में। जो थर्ड लेयर है वो आपकी डेटाबेस की लेयर है। हमारे पास MySQL डेटाबेस है, तो कुछ ने ऑरेकल भी यूज़ किया होगा, SQL सर्वर यूज़ किया होगा, उसके ऊपर डेटाबेस बनाया होगा। तो इसके अंदर मतलब कि 3 लेयर्स के अंदर ये डिफरेंट जो है ना फेजेस होती हैं। फर्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेकंड लॉजिकल लेयर होती है और लास्ट वाली जो है ना वो डाटा एक्सेस लेयर होती है। उसके बाद टीम स्ट्रक्चर है। टीम स्ट्रक्चर में जो है वो नाम ही आता है, इसके बारे में खैर पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाती है वो सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो चीज़ें जिनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा जाता है ऑब्जेक्ट्स का, मैसेजेस का और लाइफलाइन का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके यूज़र है, रजिस्टर है, डेटाबेस है, ये आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट बॉक्स इनको बोलते हैं। क्रिएट अकाउंट, वैलिडेशंस, ये जो एरो का साइन है, इंसर्ट डिटेल, ये आपके मैसेजेस हैं। दो किस्म के हमारे पास यहाँ पे मैसेज यूज़ हो रहे हैं, एक सिंक्रोनस मैसेज होता है और एक एसिंक्रोनस मैसेज होता है। दो किस्म के मैसेज होते हैं, एक सिंक्रोनस मैसेज और दूसरा एसिंक्रोनस मैसेज होता है। और ये जो बैक पे मैसेज आ रहा है इसको क्या उसको सेल्फ मैसेज भी बोलते हैं, लेकिन आपने इसका एसिंक्रोनस ही बताना है क्योंकि एसिंक्रोनस जो है ना वो बैक में भी चलता है, फ्रंट फॉरवर्ड भी चलता है और रिवर्स भी चलता है। जो सिंक्रोनस मैसेज होता है वो हमेशा जो है ना वो फॉरवर्ड ही चलता है। बाकी जो इसकी डिटेल है वो नोट्स के अंदर होगी। मैं नोट्स भी आप लोगों को ओपन करके भी दिखाता हूँ कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ तैयार करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सबको नोट्स की समझ आई होनी है जब तक कुछ बताया ना जाए। तो उसके अलावा ये जो लाइफ लाइन है वो, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली जो कहलाती हैं इसको लाइफ लाइन बोला जाता है। और ये जो बॉक्स लग रहे हैं आप
जो फिल्ड हुए हैं कलर्ड, ये वाले जो बॉक्स हैं इनको एक्टिवेशन बॉक्स कहते हैं। जो फॉरवर्ड बेस पे आपके पास मैसेज होते हैं वो सिंक्रोनस मैसेज कहलाते हैं। जो रिवर्स आते हैं वो हमारे पास एसिंक्रोनस है, बगैर फिल हुए एरो। और जो डॉटेड लाइन है इनको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। और ये जो दरमियान में बॉक्स टाइप बने हुए हैं इनको हम एक्टिवेशन बॉक्स कहते हैं। और ये जो ऊपर हैं ये ऑब्जेक्ट बॉक्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होनी है सीक्वेंस डायग्राम की। क्वेश्चंस मैं बाद में आपके लूँगा, फिलहाल डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सीक्वेंस वाइज होती है, डिफरेंट सीक्वेंस हैं हर रिक्वायरमेंट के। उसके बाद क्लास डायग्राम में, क्लास डायग्राम की जो डेफिनेशन है, a collection of objects is called class diagram. A collection of objects is called class diagram. के ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ जो है वो क्लास कहलाता है। क्लास डायग्राम के हवाले से, क्लासेस के हवाले से तो वैसे CS304 के अंदर आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो हमारे पास क्लास डायग्राम है इसके अंदर टोटल 3 किस्म के रिलेशन होते हैं: कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। ये 3 किस्म के रिलेशंस होते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन का आप लोगों ने रट्टा लगाना सही तरह से, जिस तरह से आप लोगों को नेट पे मिल जाए या बुक के अंदर मिल जाए। वैसे तो ये नेट पे ही आप लोगों को इसकी वो सर्चिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एज इट इज़ उसको अपने तैयार करना है। उसके अलावा जो क्लास डायग्राम है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूज़र हो गया, ऑर्डर हो गया, ये बाइक, पेमेंट, ये जो है ना ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है इसको क्लास भी कहते हैं। ये टोटल 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे टाइटल, जैसे यूज़र्स हैं। नंबर 2 एट्रीब्यूट्स। एंड नंबर 3 फंक्शंस या मेथड्स या ऑपरेशंस। नंबर 1 यूज़र, ये टाइटल आ गया। नंबर 2 पे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं इसके, जैसे यूज़र आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और आगे फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो यूज़र है ये क्या क्या कर सकता है। ऐड यूज़र कर सकता है, रीसेट अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है, एडिट अपनी डिटेल एडिट कर सकता है, और यूज़र खुद को मतलब कि अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। इसका ये मतलब है। और इसके अंदर 2 टर्म्स हमने यूज़ करते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जो माइनस का साइन है वो प्राइवेट के लिए यूज़ होता है और जो प्लस का साइन है वो पब्लिक के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्लास डायग्राम के अंदर कि रिलेशंस कितनी किस्म के हैं, प्लस और माइनस किस लिए यूज़ होता है, ताकि इसकी डेफिनेशन का पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन क्लास या डायग्राम आती है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो, उसके अंदर एंटिटीज़ होती हैं और एंटिटीज़ के जो है वो आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटीज़ के दरमियान जो है वो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। जिन लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं उन्होंने पढ़ा होगा वहाँ पे कि कितनी किस्म के रिलेशन है। 1 to 1 का है, 1 to many का है, many to many का है, 0 to 1 का है और 0 to many का है। ये कुछ रिलेशंस हैं। अब इनकी पहचान इस तरह से है कि जिनके साथ m लिखा हो वो मैनी के लिए होता है, और जिनके साथ 1 लिखा हुआ हो वो 1 के लिए, और जिस जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है उसके साथ बबल का साइन हो, मतलब ये कि वो डॉट्स या ज़ीरो इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो, या नॉट या ज़ीरो बोलते हैं, वो ज़ीरो के लिए। और बाकी इसके अंदर जो की यूज़ होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में वो प्राइमरी की होती है। जिस तरह से अब ये बिल आईडी है, यूज़र आईडी है, इसके नीचे अंडरस्कोर होगा तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। जितने भी एंटिटीज़ होती हैं उनका जो एक एट्रीब्यूट है उसको हम प्राइमरी की रखते हैं। बाकी रिलेशंस डिफरेंट एंटिटीज़ को आपस में जो है ना वो उनके रिलेशंस के अकॉर्डिंग लिंक किया जाता है। और उसके बाद डेटाबेस डायग्राम है। डेटाबेस डायग्राम के अंदर जो है वो हमारे पास टेबल होते हैं। टेबल के जो है वो कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स की फिर आगे टाइप्स होती हैं और फिर उन टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कस्टमर के नाम से एक टेबल है, कॉलम्स इसके कौन से, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है,
ये इसके कॉलम्स हो गए। टाइप इसकी क्या होती है, वारचार है, इंटीजर टाइप है, इंट है, या वारचार है। वारचार होता है करेक्टर के लिए, जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी सेव कर सकते हैं, उसमें नंबर भी सेव कर सकते हैं, उसके अंदर आप करेक्टर मतलब कुछ करेक्टर भी आप सेव कर सकते हैं, उसके अंदर आप डॉट इशारिये वाली जो है ना वो डिजिट्स वो भी सेव कर सकते हैं। वारचार में सब कुछ आ जाता है। जो इंटीजर टाइप होती है उसके अंदर जस्ट आप नंबर सेव करवा सकते हैं, डिजिट्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। और अब फिर आगे इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आप लोगों ने टेबल क्रिएट किए होने लास्ट वाइवा के अंदर, तो उसके अंदर जब आप कॉलम बनाते थे तो उसके अंदर आप टाइप वारचार के बाद आप उसकी वैल्यू देते थे 32, हम रखते थे वूमन वैल्यू, ये उसकी वैल्यू के लिए होता है। और हम इसके अंदर एक की यूज़ करते थे, प्राइमरी की, जो कि इसको बोलते हैं यूनिक की भी उसको बोला जाता है, और साथ उसको ऑटो इंक्रीमेंट के तौर पे रखा जाता था उस कॉलम को, और उसको प्राइमरी की असाइन की जाती थी। प्राइमरी की जो है वो पूरे कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है एक टेबल के अंदर। और अगर एक टेबल की प्राइमरी की का दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ लिंक करवा दिया जाए, मतलब दो टेबल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, तो वो जो रिलेशन है वो फॉरेन की का कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कस्टमर का और यूज़र का, यहाँ पे यूज़र नेम और कस्टमर नेम इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया गया है। यहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इट्स मीन के इन दोनों के दरमियान जो है ना वो फॉरेन की का रिलेशन बना हुआ है। ये एफ के भी लिखा हुआ है, एफ के स्टैंड फॉर फॉरेन की, पी के स्टैंड फॉर प्राइमरी की। तो इन दोनों का आपस में जो है ना वो रिलेशन, जो भी डाटा ये जो टेबल्स होते हैं, दो टेबल्स आपस में अगर लिंक हुए हों तो वो फॉरेन की का रिलेशन उनके दरमियान होता है, और ऐसे डेटाबेस को हम फिर रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था डेटाबेस डायग्राम का। बाकी वो आपके स्क्रीनशॉट्स लगाने होते हैं प्रोजेक्ट के, इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। टूल्स का वो आपसे स्टार्ट में पूछा जा सकता है कि जब आप वाइवा देना है इसका कोडिंग का, तब ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, प्रोजेक्ट को रन करके दिखाएं। उसके अलावा आपने टूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, टूल्स का फिर आपने बताना है कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और PHP यूज़ हुए हैं। वो आप सब के प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो सेम टूल्स ही यूज़ हुए हैं, कि आप कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं वो आपने सबने बताना है कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और PHP। वर्जन जो है ना वो PHP का 5 वर्जन बता सकते हैं कि हमने PHP का 5 वर्जन यूज़ किया, और बूटस्ट्रैप का जो है ना वो 4 वर्जन यूज़ किया। CSS का जो है वो 3 वर्जन है, HTML 5 यूज़ की है। तो ये कुछ वाइवा में क्वेश्चंस होते हैं। जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों से जो है ना वो फेवरेट सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। वो फिर आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग बताना है। CS का कोई भी सब्जेक्ट एक बताना होता है, वो आप CS 101 से लेके CS 310, CS 420 कोई भी सब्जेक्ट आप बता सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से आता हो। जबकि मैं स्टूडेंट्स को जो है ना वो रिकमेंड करता हूँ CS 403, इसलिए मैं आपको नोट्स भी मैंने इसीलिए शेयर किए। उसको रखने का बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर आपकी क्लास डायग्राम के भी क्वेश्चंस कंप्लीट आ जाते हैं, और डेटाबेस डायग्राम के भी क्वेश्चन जो है ना वो उसमें आ जाते हैं। तैयारी उधर से प्रेजेंटेशन की भी मिक्स हो जाती है और फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाती है। बाकी ये कि ये आपकी चॉइस है, फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी आप रख सकते हैं। CS 201 रखें, CS 304 रखें, CS 403 रखें, CS 601 रखें, जो आपको बुक सबसे इजी लगे आप वो रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस होने होते हैं, और एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। तो वो आपके क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। ओवरऑल जो आपका ये वाइवा होता है तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है, या हार्डली आधे घंटे का होता है। मतलब ये वही जो टाइम लगता है कि उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट रन करवाया, कोडिंग के क्वेश्चंस किए, और प्रेजेंटेशन के ऊपर आ गए, और उसके बाद ही जो है ना वो फेवरेट सब्जेक्ट का पूछ लिया। ये जो चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछी जाती हैं। तो अब आगे फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम हो सकता है, इसके बारे में कोई कंफर्म कह नहीं सकता, ये डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर। कोडिंग वही कोडिंग का जो होता है ना वो डिपेंड करता है आपके वो सुपरवाइजर के ऊपर कि वो कोडिंग के क्वेश्चंस कितने करते हैं। नोट्स के वाले से मैं आप लोगों को बता दूं,
कि मैंने आपके साथ 2 फाइल शेयर की थी। इम्पॉर्टेंट नोट्स ही मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, वो मैंने सेंड किए हुए हैं सबको ही। किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे पूछ ले दोबारा। मैंने 2 फाइल शेयर की थी। नंबर 1 ये CS619 फाइनल प्रोजेक्ट वाइवा नोट्स के नाम से है। ये वाला इसके अंदर सबसे पहले जो है वो यूज केस डायग्राम के बारे में है। इसको आपने रीड करना है यहाँ से। आई थिंक मेरे पास सही तरह से चल भी नहीं रहा, इसको मैं क्रोम के अंदर ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर यूज केस डायग्राम आ जाती है, इसकी डिटेल दी गई है, ये आपने रीड करनी है। और उसके बाद बताया गया कि यूज़ केस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक यूज़ केस डायग्राम सिंपल, ये बेसिक मतलब एक एग्जांपल समझ लें कि प्रॉपर उस लिहाज से तो डायग्राम नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल दी गई है। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताना भूल गया था, ये जो बॉक्स होता है बड़ा सा जिसके अंदर ये यूज़ केसेस होते हैं, इनको इसको सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ से आपने इसकी डिटेल रीड करनी है। सिस्टम इज़ यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द यूज़ केस एंड ड्रॉन एज ए रेक्टेंगुलर। और ये बताया गया कि ये जो सिस्टम बाउंड्री है इसके अंदर आप यूज़ केसेस जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद यूज़ केस की डेफिनेशन बताई गई। यूज़ केस कैसे होता है, क्या होता है। एक्टर्स के बारे में बताया गया, एक्टर्स का साइन कौन सा है, ये साइंस जो है वो बताए गए हैं। रिलेशंस के हवाले से बताया गया। आप लोगों का जो यूज़ केस डायग्राम आपकी उसके अंदर 2 किस्म के रिलेशन यूज़ किए हैं। यूजेस का रिलेशन ये अमूमन वैसे हम इसको कंसीडर तो नहीं करते। दो दो जो है ना वो मेजर यूज़ होता है, एक्सटेंड और इंक्लूड। इसके बारे में आपने रीड कर लेना है। ये मज़ीद आगे फिर इन रिलेशंस की वो डिटेल दी गई है कि इंक्लूड किस सूरत में होगा और एक्सटेंड किस सूरत में होगा। और उसके बाद जो है वो एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम, इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज एंटिटीज़ हैं, उसके अलावा एट्रीब्यूट्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ये कुछ उसकी एग्जांपल दी गई हैं। रिलेशन के हवाले से बताया गया। ये फिर आगे एंटिटीज़ की कुछ साइन दिए कि एंटिटी किस शेप में हो सकती है, एट्रीब्यूट किस शेप में हो सकते हैं, और रिलेशंस जो है ना वो किस शेप में हो सकते हैं। कोऑर्डिनलिटी और मोडेलिटी के बारे में पूछा जाता है। कोऑर्डिनलिटी कौन सी है और मोडेलिटी कौन सी है। ये जो साइन हो ये वाला इस तरह का, ये जो 3 लाइनें आपको शो हो रही हैं, ये कोऑर्डिनलिटी के लिए यूज़ होता है। और ये जो सिंगल वाला है ये मोडेलिटी के लिए यूज़ होता है। ये आपने लाजमी इसको तैयार करना है, क्योंकि इसके हवाले से क्वेश्चंस जो है ना वो लाजमी होते हैं। इसको यहाँ से लाजमी देखना है। ये रिलेशंस आपने यहाँ से अच्छी तरह से देखने हैं कि कौन कौन से रिलेशंस हैं वो तैयार करने हैं। ये आगे इसी तरह से एट्रीब्यूट्स की टाइप्स आ गई हैं, ये एंटिटीज़ की आगे टाइप्स आ गई, इनकी डिटेल है। ये यहाँ से एक एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। ये कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं कि किस तरह से जो है ना वो रिलेशंस आपने उसमें, ये जो एन है ये भी मैनी के लिए ही होता है। फिर आगे सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बताया गया कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या क्या है। मैंने जो आपको मेजर चीज़ें बताई हैं, मेन मेन चीज़ें बताई हैं, तो वो आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है। और बाकी यहाँ से आप इसकी जो है ना वो अपने डिटेल रीड करनी है। तो होपफुली कि आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ मैसेजेस, सिंक्रोनस मैसेज है, सिंपल यूज्ड, ये डिपेंड करता है जो आपकी डायग्राम होगी उसके अकॉर्डिंग होंगे मैसेजेस। तो प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करके उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। बाकी ये कि मज़ीद मैं भी इंशाल्लाह हर एक की वो जो प्रेजेंटेशन फ़ाइल है वो अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, वो हर एक को इंडिविजुअली जब करवाया जाएगा। ये तो एक हमारी कॉमन क्लास हो रही है। ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे ये लाइफ लाइन के एग्जांपल हैं। अब ये जो डायग्राम आपके पास शो हो रही हैं ये 1 बाय 1 हर एक जो उसका पार्ट है डायग्राम का उसको वो एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर इन नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपको और चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम के बारे में है। ये जो डायग्राम है ये डिफरेंट किस्म की होती है। डायग्राम जितनी भी हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेन जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सेम रहते हैं। जैसे ERD है तो उसके अंदर एंटिटीज़ होती हैं,
और क्लास डायग्राम है तो उसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटाबेस डायग्राम है तो उसके अंदर टेबल्स होती हैं, और ईआरडी है तो उसके अंदर एंटिटीज होती हैं, ये वाले। और इसी तरह से ये थ्री टायर एक्चुअली, ये देखें ये एक अलग एग्जांपल आ गई। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन टायर, डेटाबेस टायर, टायर भी बोलते हैं इसको, लेयर भी बोलते हैं। ये क्लास डायग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्लास का नेम आता है, मतलब टाइटल आ गया, एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स, मेथड्स भी इसको कहते हैं, ऑपरेशंस भी कहते हैं और फंक्शंस भी कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल भी दी गई है। उसके बाद ये डेटाबेस डिज़ाइन है, इसकी एग्जांपल दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ से आप इसको जस्ट जो है ना वो रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स का था ओवरव्यू। और बाकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। ठीक है, जिनके पास नोट्स ना हो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें बाद में। और फ़िलहाल अगर किसी कोई कोई क्वेश्चंस हैं अब, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने आप लोगों का लेना है टेस्ट। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को मज़ीद टाइम देता हूँ, इसका ज़्यादा सा टाइम आप लोगों को दे देता हूँ। तो उसके अंदर आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तब मैं ये ना सुनूं कि जी मैंने इतने नोट्स कर लिए हैं या इतने लेक्चर्स कर लिए हैं, ये रहता है। तब तक किसी का कोई चीज़, किसी की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और ये जो नेक्स्ट क्लास हो सकती है वो 10 फरवरी के बाद होगी। तब मैं आप लोगों को शेड्यूल बता दूंगा। और वो इस दौरान मैं देखूंगा कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स कब तक हैं। फाइनल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को रखेंगे। अगर तो फाइनल एग्जाम्स जल्दी आ जाते हैं फिर तो मैं आप लोगों को मार्जिन दे दूंगा ज़्यादा सा, कि एक दफ़ा जो है वो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैं ले लूँगा। अगर तो ये एग्ज़ाम्स आप लोगों के जल्दी आ जाते हैं, मतलब 10 फरवरी तक आप लोगों को कोई डेट मिल जाती है एग्ज़ाम्स की। ये एग्ज़ाम्स के बारे में मुझे नहीं पता है कि एग्ज़ाम्स कब होते हैं, क्योंकि ये तो फैकल्टी मेंबर या आपके कैंपस वाले या कोई आपके टीचर वही बता सकते हैं। तो एक आइडिया ही होता है, कोई कंफर्म नहीं होता है, ये मे बी आगे एक्सटेंड भी हो जाए डेट। तो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। उसके अंदर जो है वो आपकी ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अभी मैंने बड़ी डीपली जाके और मोटी मोटी चीज़ें बताएं, मतलब ये कि आप लोगों को इस तरह से बताया कि ये चीज़ इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट टाइम कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग तकरीबन सोए हुए थे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई तैयारी की होगी। बाकी दूसरी बात आ गई कोडिंग की। कोडिंग मैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगा, और इस दफ़ा ये होगा कि कोडिंग की क्लास कंबाइन नहीं होगी, हर एक का प्रोजेक्ट इंडिविजुअली उसको रन करवाया जाएगा। और उसकी प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड करके दी जाएगी उसके प्रोजेक्ट की, और उसकी कोडिंग की वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी जाएगी। जिसको जो कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है वो सारा कुछ इंशाल्लाह उस तरह से होगा। तो अगर तो ये एग्ज़ाम्स के बाद वाइवा जाता है और उसके बाद फिर आप लोगों के पास बेतहाशा टाइम होगा, उसमें आप लोग इजीली ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और वाइवा का रिज़ल्ट मुझे 100% चाहिए। जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर की है, बड़ी डिटेल से शेयर की है, इसी तरह से आप लोगों से मुझे जो है ना इसका रिज़ल्ट 100% चाहिए। 100% रिज़ल्ट अगर ना हुआ तो फिर काम ख़राब होगा। कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो वाइवा में फ़ेल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सबका क्लियर होगा और क्लियर भी होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लेके चलेंगे। कोई भी स्टूडेंट ये जो है ना वो परेशान ना रहे कि जी मेरा तो ऐसे प्रोजेक्ट है वैसे है। फाइल के वाले से कोई टेंशन नहीं लेनी है, और वो जिसकी जो भी सबमिशन हुई है वो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक की है। बल्कि मेरी सारे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है सारी की सारी, लेकिन मुझे आपसे जो है ना वो रिज़ल्ट चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इसके ऊपर कोई लापरवाही नहीं करनी है। ये रट्टे वाला काम है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये जो आपके नोट्स हैं ये सारे का सारा रटा सिस्टम है। प्रेजेंटेशन में आपकी मेजर डायग्राम्स हैं, यूज केस डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, और उसके बाद जो है वो क्लास डायग्राम है और डेटाबेस डायग्राम है। ये जो 5 से 6 डायग्राम्स हैं इनके हर साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूज केस डायग्राम है तो फ़ौरन आप क्लिक कर जाओ कि हाँ जी इसमें एक्टर्स होते हैं, इसके अंदर एक्टर्स हैं, इसमें यूज केसेस हैं। सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर बात हो तो उसके अंदर आप फ़ौरन से बता दें कि इसके अंदर जो है वो इसमें मैसेजेस होते हैं, इसके अंदर
जो है क्या उसको बोलते हैं यार, लाइफ लाइन है, मतलब इस तरह की जो जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो हर एक के ऊपर आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात आ जाए टेबल्स की, डेटाबेस डायग्राम है तो उसके फ़ौरन पता चल जाए हाँ जी इसमें प्राइमरी की इसमें फॉरेन की है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप जो है ना वो अपने पास ज़हन नशीन कर लें और इसको अंडरस्टैंड करें, ना कि आप इसको रटा लगाएं। रटा लगाना है थ्योरी वाली चीज़ के ऊपर। रटे के लिए क्या है आपके पास, जैसे क्लास डायग्राम है तो उसके अंदर 3 किस्म के रिलेशन है। कौन कौन से हैं? एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। इन तीनों की डेफिनेशन आपकी तैयार होनी चाहिए। क्लास डायग्राम की डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए, ये रटा सिस्टम है। डाटाबेस डायग्राम की डेफिनेशन वो रटा सिस्टम है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मतलब कि ये जितनी भी डायग्राम्स हैं इन सब की जो है ना वो डेफिनेशन वो एक तरह का रटा सिस्टम वो आपने उस तरह से तैयार करनी है। और अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर करनी है, जो आपको समझ के जो चीज़ लेके चलनी है वो इनके साइंस हैं। यूज केस डायग्राम में कौन कौन से साइन है, ईआरडी में कौन से हैं, डाटाबेस में कौन से, मतलब जितनी भी डायग्राम के जो जो साइंस हैं उनको आपने अंडरस्टैंड लेके चलना है, मतलब कि उसमें रटा नहीं चलाना है, क्योंकि ये चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपने गूगल पे जाके एक चीज़ सर्च करनी है, वहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास डायग्राम एंड डेटाबेस डायग्राम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये आप बेशक अभी कर लें और उसको अपने पास सेव करके रख लें। व्हाट इज़ different what is difference between class diagram and database diagram? ये दोनों कॉमन डायग्राम्स हैं, सेम सेम चीज़ें हैं। तो अमूमन क्वेश्चन ये होता है कि जी क्लास डायग्राम और डाटाबेस डायग्राम में डिफरेंस क्या है, तो ये आपने उधर से उसको भी रीड कर लेना है। बाकी मैंने 3 चीज़ें जो रिलेशंस बताई हैं उनकी डेफिनेशंस देख लेनी है। उसके अलावा ये जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको रीड भी करना है और डायग्राम्स के जो रिलेशंस हैं ये भी तैयार करने हैं। बाकी आपके पास आ जाता है फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने अपने हिसाब के मुताबिक करना है। अब वीयू के जो स्टूडेंट्स हैं बाशमूल, मैं अपनी बात करूं, हम सब का सेम ही हाल होता है, हम कोई हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। तो वाइवा के अंदर ये चबल नहीं मारनी है कि जी सर हमारा तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर वो अगला बंदा कहे कि हाँ जी इसने डिग्री कर ली है तो ये कैसी बात कर रहा है। तो बस अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी आता तो चुप करके CS403 बता देना है कि जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बस उसके बाद अगर वो कहते हैं जी आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपने ये क्यों रखा है, तो बता देना कि सर मेरा चूंकि प्रोजेक्ट मैंने वेब बेस रखा हुआ है, इसके अंदर डेटाबेस यूज़ होता है तो मुझे ये आसान लगता है सब्जेक्ट, लिहाजा मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट रखा है। तो बाकी अगर किसी की ग्रिप अच्छी हो बुक्स की, जिस बुक के ऊपर अच्छी ग्रिप हो वो उसको फाइनल कर ले। तो इस तरह से जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह फाइनल वाइवा आप लोगों का अच्छा होगा। और इस वाइवा के अंदर कोई चांस नहीं मिलता है, कोई एक्सटेंड डेट नहीं मिलती है, बस यही जो है ना वो एंड है। इसके बाद या तो फिर पास है या फिर फेल है। अगर प्रेजेंटेशन होगी या फेवरेट सब्जेक्ट हो गए वो के क्वेश्चंस हो गए हैं, प्रोजेक्ट रन करवा लिया गया है, कोडिंग के क्वेश्चंस हो गए हैं, ये तीनों फेज कंप्लीट हो गए, दैट्स मीन कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उधर मार्कर कंप्लीट आ जाएगा, वो एक दिन आए 10 दिन बाद आए एक हफ्ते बाद आए उसकी सरदर्दी नहीं लेनी है, उसकी वो ख़त्म होगी टेंशन। और अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ रहे जस्ट कोडिंग की हद तक और आगे कुछ ना करवाया जाए तो फिर बीच में डाउट है कि वो आपको पास करते हैं या फेल करते हैं, वो अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली इस केस में यही देखा गया कि वो फेल कर देते हैं, वो अगले सेमेस्टर में जाके वाइवा दोबारा लेते हैं। तो अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये तीनों फेजेस बआसानी क्लियर हो जाएं। तो अभी किसी का कोई सवाल मज़ीद है वो मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ सकता है जिसने जो चीज़ पूछनी हो। बाकी इंशाल्लाह हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं और फिर मुलाकात आप लोगों से होगी नेक्स्ट सेशन में 15 फरवरी के बाद। तब तक आप लोगों के ये नोट्स और ये जो चीज़ें मैंने डायग्राम्स के वाले से बताई हैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। और आज की जो वीडियो है ये मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा, ये भी आप लोगों ने दोबारा सुन लेनी है। और अभी तक जो मैं चैनल जिसके ऊपर ये अपलोड होगी उस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद जो कोडिंग की वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। वाइवा के अंदर जैसे मैंने बताया कि 2 टीचर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है और एक आपका सुपरवाइज़र होता है। जी ग्रुप के अंदर मैं कर दूंगा।
एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक किसी ने कोई चीज़ ने पूछनी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट फिर अगर किसी का मज़ीद कोई सवाल हो या कोई चीज़ें किसी ने डिस्कस करनी है तो वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे। वीडियो में अपलोड करके जो है ना वो चैनल पे आपकी तरफ लिंक भेज दूँगा। नहीं तो आप लोग वक्तन फ़वक्तन उस चैनल को भी देख लें, उसके ऊपर जो है ना वो आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसका मैं शेड्यूल आपके पास जो है ना वो टाइम से शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल नेम है विकी राइट्स के नाम से चैनल है, उस पर हो जाएगी लाइव।